हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि हम यूपी बोर्ड क्लास 10th की जो एक राज्य प्रकाशन की बुक आती है, क्लास 10th की मैथ की, उसका हम सॉल्यूशन देख रहे थे। और उसमें हमने पहला ही चैप्टर स्टार्ट किया था, जैसा कि वास्तविक संख्या। उसकी हमारी 4 क्लास हो चुकी है। और आज जो हमारी क्लास है वो कौन सी क्लास है? 5वीं क्लास है। अगर आपने वो 4 क्लास नहीं देखी है तो वो आपको देख लेनी है, जब भी आपको आज की क्लास जो है समझ आएगी, है ना। तो चलो, बिना देरी करे चलते हैं। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 3 तक कर चुके थे हम। अब आज जो है क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 4 में देखो, दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे, समझिएगा ध्यान से। दे रखा है कि एच सी एफ 306,657 बराबर 9 दिया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो, इसका मतलब ये है कि एचसीएफ किसका 306 और 657 का 9 है। क्या है? ये दर्शाने का तरीका होता है किसी भी संख्याओं का एचसीएफ को, है ना। तो एचसीएफ किसका 306 और 657 का कितना है? 9 है, दिया है। अब इसी प्रकार से बोल रहा है कि एलसीएम किसका 306 और 657 का ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, आओ करते हैं। तो मैंने आपको जो है पिछली कक्षा में बताया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है मेरा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये बताया था मैंने आपको। और मेरी पहली संख्या दे रखी है कितनी? 306 इंटू दूसरी दे रखी है 657 बराबर एलसीएम मुझे क्या करना है? ज्ञात। एलसीएम करना है मुझे ज्ञात। और इंटू एचसीएफ मुझे दे रखा है कितना? 9। ये दे रखा है। अब देखो, एलसीएम के साथ 9 क्या कर रहा है? तो 9 को लाएंगे इधर को तो किस में आ जाएगा? भाग में। 306 मल्टीप्लाई 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। ओके। अब देखो, 9 से जो है मेरा, 9 से 306 कट जाएगा। अब कितनी बार? 9 27 क्यों मर गया? 9 27 और 9 चौक 36, 34 बार कट गया। अब 34 बार कट गया तो क्या बचा मेरा? मेरा बचा 34 इंटू 657 बराबर एलसीएम। ठीक है, ये बचा मेरा 657 बराबर एलसीएम। ओके। अब देखो, 34 और 657 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 22,338। इनका मल्टीप्लाई आएगा 22,338। और यही मेरा क्या होगा? बराबर में एलसीएम। तो यही मेरा क्या आ गया? एलसीएम। क्या आ गया मेरा? एलसीएम, है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक आपको ये सवाल जो है समझ आ गया होगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि देखो, एच सी एफ 225 और 60 का कितना है? 225 इंटू 5, है ना, माइनस 10x। तो x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। ओके, तो समझिएगा, जो अभी मैंने फॉर्मूला देखा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। तो इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आओ देखो। तो मुझे संख्या तो दे रखी है, पहली दे रखी है, दूसरी दे रखी है ना। पहली दे रखी है 225 और दूसरी दे रखी है 60। और मुझे एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम तो नहीं दिया, मुझे दे रखा है एचसीएफ कितना? 225 इंटू 5 माइनस 10x दिया है। ठीक है, लेकिन मुझे ज्ञात क्या करना है? मुझे तो ज्ञात करना है एस का मान, एलसीएम थोड़े ज्ञात करना है। मुझे एलसीएम थोड़े याद करना है, एस का मान याद करना है। और एस किस में है? एचसीएफ में है ना। किसमें? एचसीएफ में। तो यहाँ पे ये मेरा ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखो आप। फॉर्मूला यहाँ पे मेरा यही है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो मैं क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। देखो, एक सेकंड प्लीज। देखो,
हाँ, तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे एचसीएफ दे रखा है इन संख्याओं का, तो मुझे एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ पे? एचसीएफ किसका? 225 और 60 का। 225 और 60 का हम ज्ञात करेंगे एचसीएफ। किस विधि से ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। आओ तो देखो, तो 225 और 60 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 225 किससे जाएगा? 3 से। 3 से गया 7 बार और 3 से गया 5 बार, यानी 75 आ गया। अब देखो 3 से फिर से आ रहा है कितनी बार? 3 से फिर से गया 25 बार। अब 5 से आएगा 5 बार। अब 5 से आएगा 1 बार, है ना? 1 आ गया, ठीक है। अब देखो 60, अब 60 में भी तो जाएगा ना, तो 60 के अभाज्य गुणनखंड कराएं तो किससे जाएगा? 2 से। कितनी बार? 30 बार। अब 2 से फिर जा रहा है इसमें 15 बार। अब देखो 3 से जाएगा कितनी बार? 5 बार। अब देखो 5 से आएगा कितनी बार? 1 बार। ये क्या आ गए? इसके अभाज्य गुणनखंड। मैंने संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, तो आओ इनके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। देखो 225 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं? तो 225 में देखोगे तो 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो 3 की घात लेके आएंगे कितनी? 2 बार। सॉरी, 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 3 की घात कितनी आ गई? 2 इंटू 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 5 की घात लिख के आएंगे 2, है ना? अब देखो 60 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 60 में देखो कितना आ रहा है? 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो लिख आएंगे 2 की घात 2 इंटू 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो एक ही बार लिखेंगे इंटू 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो 5 की घात 1 आ गई, ठीक है। ये आ गया मेरे अभाज्य गुणनखंड आ गए। ये आ गए मेरे ये अभाज्य गुणनखंड आ गई है, ठीक है। अब मुझे निकालना है क्या? एचसीएफ। मुझे तो निकालना है क्या? एच सी एफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैं क्या देखूंगा? इनमें कॉमन संख्या कौन सी? क्या कॉमन संख्या कौन सी है? देखो इनमें, इनके गुणनखंड में कॉमन संख्या कौन सी है? 3। कौन सी है? 3। और और कितनी है? 5। तो कॉमन संख्या कौन कौन सी मिल रही है आपको? 3 और 5। तो 3 इंटू 5। और एचसीएफ में क्या देखते हैं? तो एचसीएफ में देखते हैं छोटी घात। क्या देखते हैं? छोटी घात। ओके। तो 3 की सबसे छोटी घात क्या होगी? देखो 3 की यहाँ पे घात कितनी है? 2। यहाँ पे कितनी है? 1। तो 2 और 1 में छोटी घात कौन सी होगी? 1। ओके। और यहाँ पे देखो 5 की घात कितनी है? 2। यहाँ पे 5 की घात कितनी है? 1। तो 2 और 1 में छोटी घात क्या होगी? 1 होगी। होगी कि नहीं होगी बताइए? अब ये आ गई मेरे, अब इनका कर लो मल्टीप्लाई। क्या कर लो? मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 5 करोगे तो कितना आ गया? तो 5 15। तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया? 15 आ गया। लेकिन मुझे तो एचसीएफ नहीं ज्ञात करना था, मुझे क्या ज्ञात करना है? एस का मान ज्ञात करना है। तो आओ कर लेते हैं। देखो अब मुझे उसने ऑलरेडी दिया है, क्या दिया है कि एचसीएफ दिया है। एचसीएफ बराबर कितना दिया है मुझे? 225। 225 इंटू 5 माइनस 10x, ये दिया है। तो एस का मान याद करना है यहाँ से। अब देखो मेरी जो है एचसीएफ की वैल्यू आ गई। क्या? एचसीएफ तो मेरा आ गया 15, तो यहाँ पे एचसीएफ पे मैं 15 लिख सकता हूँ। बराबर में 225 इंटू 5 माइनस 10x। ओके। अब 15 बराबर, क्या देखो यहाँ पे 225 इंटू 5 में से 5 कॉमन ले लूंगा मैं, और 10x में से भी 5 कॉमन ले लूंगा, तो दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा 5। अब 225 इंटू 5 में से 5 कॉमन आ गया, तो क्या बचा मेरा? 225, क्योंकि ये 5 तो कॉमन आ गया मेरा। माइनस 10x में से 5 कॉमन आया तो कितना बचा? 2x बचा। बचा कि नहीं बचा बताइए? अब देखिए यहाँ पे 5 से ये 15 गया कितनी बार? 3 बार गया। तो इधर को कितना बचा मेरा? 3 बचा। यहाँ पे कितना बचा? 3 बराबर, ये तो 5 गया, तो उधर कितना बचा? 225 माइनस 2x बचा। ओके। अब देखो 225 को इधर लेके आएंगे तो 3 माइनस 225 हो जाएगा, प्लस की इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस। उधर क्या बचा मेरा? माइनस 2x। अब 225 में से प्लस के 3 गए तो क्या बचेगा? माइनस के 222 बचा। बराबर मेरा क्या है? माइनस के 2x। ओके। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, तो ये माइनस से क्या हुआ? माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और देखो, तो 2 से ये पूरा मेरा 222 कैंसिल हो गया कितनी बार? एक एक एक, तो 111 बार। तो x बराबर मेरा क्या आ गया? x बराबर आ गया 1 1 1। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई?
111 आ गई। कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 111। तो मेरा आ गया ये फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सवाल जो है समझ आया होगा। और कोई डाउट है तो आप दोबारा जो है वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर देखो 6 क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि एचसीएफ किसका 120 और 225 का कितना है 15 है। तो एलसीएम किसका 120 और 225 का ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई हमारा फॉर्मूला है कौन सा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये रही आसान। अब देखो पहली संख्या मुझे दे रखी है कितनी 120, कितनी दे रखी है 120 इंटू दूसरी दे रखी है 225 बराबर एलसीएम कितना दे रखा है मुझे। एलसीएम तो मुझे ज्ञात करना है, एलसीएम 120 और 225 का ज्ञात करना है। तो एलसीएम इंटू एससीएम मुझे दे रखा है कितना दे रखा है 15। तो इंटू 15 आ गया एससीएम। ओके, अब देखो सॉल्व करेंगे तो 120 इंटू 225 उधर से 15 जो मल्टीप्लाई में है, इधर किसमें आ जाएगा भाग में आ गया। इसमें आ गया भाग में बराबर क्या मेरा एलसीएम बचा उधर। ओके, अब देखो 15 से मैं काटूंगा इसको, 225 गया मेरा 15 बार। कितनी बार गया मेरा 15 बार। तो 120 इंटू कितना बचा मेरा 15 बराबर एलसीएम। अब देखो 120 इंटू 15 करोगे तो कितना आएगा जी 180। 12 इंटू 15 करो तो 180 आएगा और वो जीरो आ गया। कितना आ गया 1800। तो कितना एलसीएम आ गया मेरा 1800 आ गया मेरा। तो ये मेरा हो गया आंसर। तो एलसीएम 120 और 225 का कितना आ गया 1800। ओके, तो ये मेरा फाइनल आंसर। ओके, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल क्या रहा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो मुझे ये बताना है कि ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य है। सिंपल सी बात है, देखो अभाज्य संख्या में क्या होता है, उसके गुणनखंड कितने होते हैं दो। वो भी कौन कौन से, स्वयं व एक। अब भाज्य संख्या में क्या होगा, इसमें दो से अधिक गुणनखंड होंगे, है ना, एक स्वयं के अलावा, है ना। तो ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं सवाल को। देखो तो कौन सी संख्या मुझे चेक करनी है, जो संख्या मुझे चेक करनी है उसको लिखते हैं। कौन सी, 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4। ये मुझे चेक करनी है अभाज्य है कि नहीं है। ओके, आओ। तो आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे, क्या मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं। देखो यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है मेरा, तो मैंने 4 कॉमन लिया तो क्या बचा मेरा 3 इंटू 12 में से 4 आ गया तो क्या बचा 3 इंटू अब 101 प्लस यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। ओके, अब देखो 4 और ये कितना हो गया 9। कितना हो गया 9 का मल्टीप्लाई करोगे 109 में तो कितना आ गया 909 और जो प्लस 1 आएगा, कितना आएगा प्लस का 1 आएगा। ओके, अब 4 और क्वेश्चन में कितना हो गया 909 प्लस 1 कितना हो गया 910 हो गया। कितना हो गया 910। ओके, तो 4 इंटू 910 आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है 910 आ रहा है। ओके, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, वो क्या है, देखो तो ये 4 जो है मेरा, 4 क्या होता है 2 की घात 2। ओके, इंटू अब जो 91 जो है ये मेरा क्या होता है 7 इंटू 13 और जी मेरा 10, जीरो क्या है इसमें 130 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो 7 2 या 2 इंटू 7 इंटू 130। तो आप देखो इसमें दो से अधिक संख्या आ रही है, क्या आ रही है, एक तो 2 आ रही है, ओके, एक 7 आ रही है, एक 13 आ रही है, इसमें 5 भी है। 113 को अगर आप और तोड़ोगे ना, 113 को आप तोड़ोगे तो 13 इंटू क्या मिलेगा आपको 10, और 10 को भी तोड़ोगे तो क्या मिलेगा 5 इंटू 2 मिलेगा। अब 2 यहाँ पे 2 की घात 2 वहां पे ऑलरेडी एक 2 ये हो गया तो 2 की घात 3 यानी कि 3 2 आ गए, और 5 भी है 7 भी है 13 भी है। तो इसमें क्या है 2 से अधिक संख्या आ रही है, कितनी आ रही है
दो से अधिक संख्या आ रही है। अगर दो से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये भाज्य है। क्या है, भाज्य है। लिखेंगे अतः अतः यह संख्या संख्या भाज्य। क्यों भाज्य? क्योंकि देखो कितने अधिक गुणनखंड आ रहे हैं, दो से अधिक आ रहे हैं। सिंपल सा बात, और कुछ नहीं करना है इसमें। ओके, तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है वो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, मुझे बोल रहा है कि 18 और 117 के एचसीएफ को 18 इंटू एम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। ओके, तो एम का मान ज्ञात कीजिए। ओके, और साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि एम भी ज्ञात करना है यहाँ से और एलसीएम भी ज्ञात करना है। डबल मेहनत करवा रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आओ देखो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे एचसीएफ दिया है, तो 18 और 117 का पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो इनके करते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आओ देखो, तो देखो 18 जो है 2 से जा रहा है, किससे जा रहा है, 2 से। कितनी बार गया है मेरा, 9 बार। अब देखो 3 से जा रहा है, कितने बार गया, 3 बार। अब देखो 3 से जा रहा है, कितनी बार गया, 1 बार। ओके, देखो 117 भी जा रहा है, बस किससे जा रहा है, 3 से। तो 3 से कितने बार जाएगा, ये 3 बार तो जाएगा जाएगा, 27 और 9 बार जाएगा। फिर 3 से जाएगा कितनी बार, 13 बार जाएगा। अब 13 से जाएगा कितनी बार, 1 बार जाएगा। तो ये उनके हो गए अभाज्य गुणनखंड। ओके, अब यहाँ से मैं एलसीएम भी निकाल सकता हूँ, एचसीएफ भी निकाल सकता हूँ। तो एलसीएम निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो। आओ, तो देखो पहले लिख लेते हैं इनके अभाज्य गुणनखंडों को। ठीक है, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं मेरे, 2 इंटू 3, इसमें कितनी बार आ रहा है, 2 बार, इसलिए लिखेंगे 3 की घात 2। अब 117 में बात करें, तो यहाँ पे देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 की घात लिखेंगे 2 इंटू 13, एक ही बार आ रहा है तो इंटू 13। लिख लिया। ओके, अब देखो ये क्या आ गए मेरे, ये आ गए इनके अभाज्य गुणनखंड। अब मुझे एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना है आपको। जो जो संख्या दिख रही है, कौन कौन सी दिख रही है इसमें, 2 दिख रही है, 3 दिख रही है, 3 दिख रही है, 13, यानी 2 3 13 दिख रही है। कौन सी, 2 इंटू 3 इंटू 13 दिख रही है। ओके, और एलसीएम में क्या देखते हैं, सबसे बड़ी घात। अब देखो 2 की सबसे बड़ी घात देखें तो यहाँ पे 2 की घात 1 ही है, और उसमें और कोई तो 2 है नहीं, तो यहाँ पे 2 की घात 1 ही आएगी। ठीक है, अब देखें 3, तो 3 की सबसे बड़ी घात देखें, यहाँ पे 3 की घात कितनी है, 2। यहाँ पे कितनी है, 3 की घात 2। वहां पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या होगी, 2 ही होगी। सिंपल। यहाँ पे देखो 3 की, यहाँ पे बचा 13, तो 13 की घात देखें तो यहाँ पे 13 की घात कितनी है, 1। कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे कितनी होगी, 1 ही होगी। सिंपल। ओके, तो ये आ गया मेरा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया, 2 इंटू, ये कितना होता है, 9। 3 की घात 2 कितना होता है, 9 इंटू 13। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आ गया, 18 इंटू 13। और 18 इंटू 13 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 234। कितना मिलेगा, 234। तो जी मेरा क्या आ गया, एलसीएम। क्या आ गया मेरा, एलसीएम आ गया, है ना। 8वें सवाल का एलसीएम आ गया मेरा कितना, 234 आ गया। ओके, तो ये आ गया मेरा एलसीएम। देखिए ये आ गया एलसीएम। तो मैंने एलसीएम तो याद कर लिया, लेकिन मुझे एम की भी वैल्यू याद करनी है। किसकी याद करनी है, एम की। ओके, आओ अब एम की भी वैल्यू याद कर लेते। देखो, तो एम की वैल्यू याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो मुझे एचसीएफ याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, एचसीएफ याद करना पड़ेगा। तो देखो एचसीएफ मेरा क्या होगा, अगर एचसीएफ की बात करें तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी संख्या कॉमन है इसमें। तो इसमें देखो कौन सी संख्या कॉमन है, 3 ही कॉमन है। कौन सी कॉमन है, 3 ही कॉमन है। और 3 की भी सबसे एचसीएफ में देखते हैं सबसे छोटी घात। तो सबसे छोटी घात क्या होगी, यहाँ पे भी घात कितनी है, 2, यहाँ पे भी घात 2 है। छोटी घात कितनी होगी, 2 ही होगी। अब 3 की घात 2 कितना होता है, 9। तो एचसीएफ मेरा कितना आ गया, 9 आ गया। एचसीएफ तो मेरा आ गया
9 आ गया। ओके। अब लेकिन मुझे तो निकालनी है m की वैल्यू। तो देखो, मुझे सवाल में दिया है एससीएफ संख्याओं का, कितना दिया है, 18m माइनस 117, इतना दिया है। ओके, उसने इतना मुझे दिया है। तो देखो आओ, अब मुझे इसमें क्या है कि एससीएफ तो मैंने निकाल लिया। तो यहाँ पे एससीएफ कितना आ गया मेरा, 9 बराबर ये क्या मेरा 18m माइनस 117। अब देखो 9 बराबर 18 में से और 117 में से मेरा 9 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। अब मैं इसमें से 9 कॉमन लूंगा तो मेरा क्या बचा, 18 में से 9 आ गया तो 2m बचा, माइनस अब 117 में से 9 आ गया तो मेरा क्या बचा, 13 बचा। क्या बचा, 13 बचा। ठीक है, 13 बचा। अब देखो 9 से 9 मेरा क्या हो गया, ये कैंसिल। क्या हो गया, कैंसिल। देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा मेरा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, इधर बचा 1, उधर क्या बचा 2m माइनस 13। अब देखो एक 13 माइनस की इधर लाओगे तो प्लस की हो जाएगी 14, बराबर क्या बचा 2m। 14 एक कितना होता है, कितना होता है 15, कितना होता है 15, बराबर कितना आ गया मेरा 2m। तो m बराबर मेरा कितना आ रहा है, यहाँ पे लगता है कहीं पे मिस्टेक होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक। अब वो कैलकुलेशन मिस्टेक क्या है, ये 9 बराबर तो दे ही रखे हैं मुझे 18, 9 से हो गया, 2 बार आ गया। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी, ये मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे। हाँ, तो ये 14 नहीं होगा ना, उस उधर से मैं 13 ला रहा हूँ। मैंने पुट माइंड मेरा थोड़ा आगे चल गया, मैंने डाट जोड़ के 13 एक 14 कर दिया वहां पे। फिर इधर को 13 आएगा माइनस का, तो ये प्लस का 13 हो गया, बराबर क्या हो गया 2m हो गया। ओके, अब देखो 13 कितना होगा 14, बराबर 2m। ओके, अब देखो यहाँ पे, तो ये 2 से गया मेरा 14 7 बार, कितनी बार गया 7 बार। तो m बराबर मेरा कितना आ गया 7 आ गया। तो m बराबर मेरा आ गया 7। तो मैंने m की भी वैल्यू याद कर ली। तो मैंने क्या किया, m की भी वैल्यू ज्ञात कर ली। तो ये मेरा आ गया आंसर। समझे कैसे यह करना है इस सवाल को। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो देखिए समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें ये याद करना है, 6 की घात जो n है वो 0 पर समाप्त हो सकती है, हमें ये चेक करना है। तो आइए देखिए कैसे चेक करेंगे। देखो, किसी भी संख्या पर के 0 पर समाप्त होने के लिए उसमें अगर किसी भी संख्या के गुणनखंड 2 व 5 होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 2 और 5। क्यों, 2 और 5 के मल्टीप्लाई से क्या आता है मेरा, 2 और 5 के मल्टीप्लाई से आता है मेरा 10, और 10 आता है जब तो मेरा 0 आएगा ना। क्या आएगा, 0 आएगा। अब कब 0 आ रहा है, 2 और 5 के मल्टीप्लाई करने के बाद ही 0 आएगा। अगर किसी संख्या के गुणनखंडों में 2 और 5 है तो वो संख्या 0 पर आएगी ही आएगी, उसका जो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे आंसर में मेरा क्या है, हल। कर रहे क्या कर रहे हैं, हल। तो हल में लिखेंगे किसी भी संख्या का का इकाई का अंक अंक जब भी जब जब शून्य होगा, किसी भी संख्या का इकाई का अंक जब 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 संख्या के के
गुणनखंड गुणनखंड में यह ध्यान रखना, 2 की घात m इंटू 5 की घात n, 2 की घात m इंटू 5 की घात n हो, ये होना चाहिए। यानी कि उसके वर्गखंड में 2 और 5 आना ही चाहिए, है ना। तो किसी भी संख्या का इकाई का जब संख्या के वर्गखंड में 2 की घात 5 सॉरी 2 की घात m इंटू 5 की घात n हो तभी तभी शून्य होगा, तभी शून्य होगा। तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक जब संख्या के वर्णखंड में 2 की घात m इंटू 5 की घात n यानी कि 2 और 5 आना चाहिए इसी वर्णखंड में, है ना, वो तभी क्या होगा, तभी शून्य होगा इकाई का अंक। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब आगे लिखेंगे कि देखो 6 मुझे दे रखा है, संख्या क्या दे रखी है, 6 दे रखी है, 6 की घात n की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 6 जो है क्या है मेरा, 2 इंटू 3 की घात n, क्या 6 को ऐसे नहीं ले सकता, 2 इंटू 3, तो 6 की वर्णखंड क्या होगा, 2 इंटू 3। ओके, तो 2 इंटू 3 की घात n। ओके, तो क्या इसमें कहीं आपको दो और दो तो है, क्या है इसमें देखो, दो तो है मानता हूं, लेकिन 5 तो नहीं है ना। अब 5 नहीं होगा इसमें, तो 2 में मल्टीप्लाई करने के लिए 5 चाहिए, जब ही जीरो आएगा, जब ही जीरो आएगा। इसमें 5 है ही नहीं, 2 है, तो दोनों होने चाहिए क्या, 2 और इंटू 5, है ना। तो ये इसमें 5 नहीं है, तो अतः लिखेंगे, अतः अतः 6 की घात n का अंक 0 पर समाप्त 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, है ना। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। 2 इंटू 5 होना चाहिए उसके वर्णखंड में, जब भी किसी कोई संख्या 0 पर ही समाप्त होगी। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आइए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो क्या दे रखा है वो बात करते हैं, आइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे दे रखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो ये सिद्ध करना है मुझे, यहाँ पे व्याख्या करनी है कि ये जो संख्या दे रखी है ये भाज्य संख्या क्यों है, नहीं ये भाज्य संख्या है और लेकिन क्यों है, मुझे जो है ये सिद्ध करना है। ठीक, आओ देखते हैं। तो देखो, तो कैसे करेंगे, पहली संख्या क्या दे रखी है उसको लिखते हैं। तो पहली जो संख्या मुझे दे रखी है, क्या दे रखी है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये दे रखी है पहली संख्या। ठीक है? और अगली संख्या क्या दे रखी है मुझे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या ये संख्या में देखो 13 है, इसमें भी 13 है, तो इनमें से 13 कॉमन आ जाएगा मेरा, कितना कॉमन आ गया, 13। तो यहाँ पे क्या बचा मेरा, 7 इंटू 11, 13 तो कॉमन आ गया, प्लस और 13 यहाँ पे आएगा तो बचा क्या मेरा, 1। तो 13, अब देखो 7 इंटू 11 करोगे तो कितना आ गया, 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 77 कितना हो गया, 78, कितना हो गया, 78 हो गया। अब देखो 13 इंटू 78 क्या है मेरा, 78 क्या लिख सकते हैं मैं, 13 इंटू 6 लिख सकता हूँ ना। और 13 13 क्या होता है, 13 की घात 2, और 6 क्या होता है मेरा, 6 होता है, क्या होता है 2 इंटू 3, ये मैंने लिख दिया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, दो से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, दो से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बताइए। तो क्या, अब दो से अधिक गुणनखंड आ गए तो ये भाज्य होगी कि नहीं होगी, तो भाज्य होने के लिए दो से अधिक क्या होने चाहिए, उसके गुणनखंड होने चाहिए, यानी कि ये मेरी भाज्य है।
अब ऐसे ही इसके निकालेंगे, इसके भी निकाल लो। देखो, देखो इसमें देखोगे तो कॉमन क्या है, इसमें से देखो, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है मेरा? 5 कॉमन आ रहा है। ओके, तो जब मैं 5 कॉमन लूंगा तो देखो, तो कितना बचेगा मेरा यहाँ पे? 7 इंटू 6, 5 तो कॉमन आ गया, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस 5 कॉमन आ गया, तो बचा कितना? 1। अब देखो 5 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ओके, तो देखो अब इसका मल्टीप्लाई कर लो आप, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको जो मिलेगा ना, तो ये मिलेगा आपको कुछ, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, 6 24, और ये कितना है? 42, यानी कि 42 इंटू 24 का करना है आपको मल्टीप्लाई। तो ओके, कर लेते हैं, आओ। तो ये हो गया 8, हो गया मेरा 8 आएगा, और 8 0 2, ठीक है, और 4 दूनी 8, तो 10, कितना आ गया? 1008 आ गया। कितना आ गया? 1008 आ गया, और प्लस में कितना है? प्लस में है 1। अब 5 और 1008 कितना हो गया? इंटू 1009 हो गया। कितना हो गया? 1009। ओके, कितना हो गया मेरा? 1009 हो गया। अब देखो, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, तो 5 इंटू 1009 है। कितना है? 5 इंटू 1009। तो इसमें क्या है? इसमें भी क्या आ रहा है? 2 से अधिक वर्णखंड आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बताओ। इसमें भी 2 से अधिक वर्णखंड आ रहे हैं, तो ये भी क्या होगी? मेरी भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेरी भाज्य संख्या हो जाएगी। देखो क्यों? क्योंकि देखो, ये संख्या खुद से यानी कि 1 से ही डिवाइड होगी, और 5 से भी हो रही है, इससे भी हो रही है, तो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है। अब 2 से अधिक से हो रही है, तो क्या ये भाज्य नहीं होगी? भाज्य होगी ना। अब लिखेंगे अतः, अतः, अतः ये संख्याएं, अतः ये संख्याएं भाज्य हैं। सिंपल, इतना करना है। ओके, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है इनका, हमें इतना ही करना है। आई थिंक आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा कि सवाल कैसे करना है। ओके, हाँ, तो आज की क्लास में ऐसा करते हैं, हम इतना ही रखते हैं। क्या? आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, फिर ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। अब ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी तो फिर उससे कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप भी नहीं देख पाओगे। तो आज की क्लास आई थिंक आपको पसंद आई होगी। ओके, तो क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक कर देना है, और शेयर भी कर देना है दोस्तों में, ताकि दोस्तों को भी क्या मिले? फायदा मिले, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।